हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम पढ़ेंगे लास्ट टाइम हमने जेनेटिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर ली थी, कुछ मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अभी तक हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे फर्दर मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कि कौन कौन से हमारे पास में प्लांट ब्रीडिंग के आगे मेथड्स हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, शुरुआत हम करेंगे बैक क्रॉस के साथ में। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था, जैसे कि अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो पहले कंफर्मेशन भी दे दो। जैसे कि हमने कल डिस्कस कर लिया था प्योर लाइन क्या होता है। ठीक है, जहां पे हमने बोला था कि सिंगल होमोजाइगस एंड होमोजीनस पॉपुलेशन। ठीक है, राइट। देन हमने बात किया था मास सिलेक्शन के साथ में, जिसपे हम क्या करते हैं, बल्किंग करते हैं। देन हमने बात की थी मास सिलेक्शन के बाद में सिंगल सीड डिसेंट मेथड की। फिर हमने एक ऐसे मेथड की बात की थी जहां पे हम एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड रखते हैं, दैट इज पेडिग्री मेथड की हमने बात की थी। ठीक है, कुछ हमने बैक क्रॉस के बारे में स्टार्टिंग की थी एंड ऑल। ठीक है, अब आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले बैक क्रॉस से। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ काम दिया था और कहा था मेथड्स को अच्छे से पढ़ के आना, सो दैट हमें यहाँ पे पढ़ना इजी हो जाए। चलिए, कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ के आए होंगे, आई होप। पढ़ा था कल, रिवाइज किया था जो पढ़ाया था? बताइए, रिवाइज किया था जो पढ़ाया था कल आपको? ओके, सो रिवाइज किया था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है जी, आगे क्लास में सब लोग पहले देख लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? कहाँ चले गए हो, कहाँ गायब हो गए हो? चलिए, ओके, लेट अस स्टार्ट विद द बैक क्रॉस मेथड। ठीक है, शॉर्ट टाइम बनाने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम खत्म हो जाता है। चलो, पढ़ा तो होगा शॉर्ट नोट्स में, पुराना तो कुछ पढ़ा होगा। चलिए, ओके देन, अब हम स्टार्ट करते हैं बैक क्रॉस के बारे में कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, बैक क्रॉस में क्या होता है कि जैसे कि मान लो ए पेरेंट हमारे पास में है और बी पेरेंट हमारे पास है, इसके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें मिलता है सी मतलब कि F1 हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इस सी के साथ में जब भी आप ए का क्रॉस करवाओगे या बी का क्रॉस करवाओगे तो इसे बोल दिया जाता है बैक क्रॉस। तो इसे क्या बोल दिया जाता है? बैक क्रॉस। ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप सी के साथ में जो रिसेसिव पेरेंट है उसका क्रॉस करवाते हो तो उसे बोल दिया जाता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, राइट। अब ये बैक क्रॉस बेसिकली क्यों करवाया जाता है? क्योंकि बैक क्रॉस में क्या होता है, जो आपका इंडिविजुअल है उसके पास में सारे कैरेक्टर्स हैं। मान लो उसके पास में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है जो कि पेरेंट में प्रेजेंट है, तो हम चाहेंगे कि पेरेंट वाला कैरेक्टर उसके अंदर आए, तो हम क्या करते हैं, पेरेंट के साथ में उसको ऑफस्प्रिंग को क्रॉस करवा देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? बैक क्रॉस बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सामने दिया भी है कि ये जो मेथड था, ये सबसे पहले हार्लन एंड पोप ने दिया था 1922 में। और बैक क्रॉस मेथड में क्या होता है कि बैक क्रॉस मेथड में जो आपकी बेसिकली हाइब्रिड्स हैं या F1 है, उनको हम क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली बैक क्रॉस करवाते हैं पेरेंट के साथ में, ताकि रिपीटेडली क्या करेंगे, वन ऑफ द पेरेंट के साथ में बैक क्रॉस करवाएंगे ताकि जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो आपका ऑफस्प्रिंग में आ जाए। अब बैक क्रॉस का अगर हम सिंपल से लैंग्वेज में बोलें, यहाँ पे जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि बैक क्रॉस का मतलब है हाइब्रिड टू वन ऑफ द पेरेंट। इस दोनों के बीच का जो क्रॉस है उसको हमने क्या बोल दिया? बैक क्रॉस बोल दिया। अब बात करते हैं कि बैक क्रॉस किस किस में हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको एक या दो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना हो, यानी कि एक या दो कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए हम बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है, या फिर मैं अगर लैंग्वेज चेंज करके बोलूं तो ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स के लिए, ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं?
बैक क्रॉस करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स, अब देखो कोई वैरायटी ऐसी है जो वेल डेवलप्ड वैरायटी है किसी एरिया में, उसमें बस एक दो कैरेक्टर हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करवाते हैं जी बैक क्रॉस। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो द बैक क्रॉस मेथड इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टू ट्रांसफर ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स फ्रॉम द डोनर वैरायटी टू वेल एडेप्टेड एलीट वैरायटी, कि जो ऑलरेडी वेल एडेप्टेड है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे एक या दो कैरेक्टर। द बैक क्रॉस मेथड वाज डिजाइन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग, पेडिग्री मेथड आल्सो फुलफिल्स द सेम ऑब्जेक्टिव बट पेडिग्री मेथड इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ये क्या बोल रहे हैं कि देखो बैक क्रॉस मेथड को हम कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में यूज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे पेडिग्री मेथड में भी तो हमने यही किया था ना, एंसेस्टर्स देख रहे थे और एंसेस्टर के ट्रेट देख रहे थे, लेकिन जो पेडिग्री मेथड है उसमें जो नंबर ऑफ ट्रेट्स हम ज्यादा ले सकते हैं, यानी कि जो पेडिग्री मेथड है वहां पे हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स की बात करते हैं, जबकि बैक क्रॉस मेथड में हम ऑलिगोजेनिक ट्रेट की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बैक क्रॉस मेथड है उसमें हम ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, जबकि अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, पॉलीजेनिक ट्रेट्स की बात कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक सबको, थ्योरी क्लियर हुई। चलिए अब आगे बात करते हैं कि बैक क्रॉस मेथड का क्या क्या फायदे होते हैं। देखो पहला फायदा तो ये है कि अगर कोई वेल अडेप्टेड वैरायटी है, ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश वैरायटी है, उसमें अगर आपको एक आधा ट्रेट चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हो, पेरेंट से उस ट्रेट को ट्रांसफर करवा सकते हो। पहला फायदा ये है। ठीक है, तो जितने भी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छी खासी वैरायटी के, वो आपके वहां पे रहेंगे, कांस्टेंट रहते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जो एक आधा हमें चाहिए उस डिजायरेबल ट्रेट को वहां पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, तो एक फायदा तो आपका यहाँ पे ये हो गया। दूसरा, वीट में अगर हम बात करते हैं तो बैक क्रॉसिंग का काफी यूज किया गया है। ठीक है, वीट में बैक क्रॉस का काफी यूज किया है। क्यों? डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। कौन सी डिजीज के लिए? रस्ट के लिए। तो एक एग्जांपल क्या आ गया कि वीट में रस्ट की रेजिस्टेंस के लिए बैक क्रॉस का यूज किया जाता है। वैसे भी अगर कोई डिजीज रेजिस्टेंस है ना, उसके लिए भी कॉमनली हम बैक क्रॉस का यूज करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि 6 से 8 जब हम बैक क्रॉस कर लेंगे तो जो प्रोजेनी होगी वो रिकरेंट पेरेंट की तरह हो जाएगी। अब रिकरेंट पेरेंट क्या होता है मैं आपको बताती हूं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो रिकरेंट पेरेंट हमारा होता है फीमेल। सिंपल भाषा में बोलूं तो जो फीमेल पेरेंट है उसको हम बोलते हैं रिकरेंट पेरेंट, यानी कि जिसको हम रिपीटेडली ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम अगेन एंड अगेन ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उसको हम कह देते हैं रिकरेंट पेरेंट। तो अगर 6 से 8 हम बैक क्रॉस कर लेंगे तो 6 से 8 बैक क्रॉस के बाद में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल आपका रिकरेंट पेरेंट की तरह आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और पेरेंट्स यूज्ड इन बैक क्रॉस मेथड, कौन कौन से पेरेंट जो बैक क्रॉस मेथड में, एक होता है रिकरेंट, एक होता है नॉन रिकरेंट। रिकरेंट क्या होता है? जिसको आपने बार बार यूज करना है। ठीक है, जैसे कि आपका फीमेल हो गया। और एक हमारा होता है दैट इज नॉन रिकरेंट पेरेंट, जो कि आपका एक आधे कैरेक्टर के लिए आप यूज करते हो, जो कि आपका डोनर है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकरेंट पेरेंट की। तो रिकरेंट पेरेंट आपका कौन सा है? रेसिपिएंट पेरेंट, जिसने लेना है, जिससे कोई कैरेक्टर लेना है, दैट इज द रेसिपिएंट पेरेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपकी ऐसी वैरायटी है जिसमें सब कुछ है, एक या दो अगर जीन्स नहीं है या स्पेसिफिक जीन्स को वो लैक कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिकरेंट पेरेंट बोल देते हैं, जो क्या करता है किसी और वैरायटी से किसी ट्रेड को क्या कर रहा है? ले रहा है, तो रिकरेंट पेरेंट है। यानी कि जो बार बार रिपीटेडली, जो मैं यहाँ पे ना पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रही हूँ या बॉक्सेस बना रही हूँ, समझ लो वो पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है और आपको वहीं से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पता चल रही है। ठीक है, सो जिस पेरेंट को आप रिपीटेडली यहाँ पे यूज कर रहे हो और जो आपका बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में बार बार यूज हो रहा है, या जो कि रेसिपिएंट पेरेंट है, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिकरेंट पेरेंट बोल देते हैं। जनरली अगर हम बात करें, फीमेल पेरेंट जो है वो रिकरेंट पेरेंट होता है। दूसरा है नॉन रिकरेंट पेरेंट, जो भी डोनर पेरेंट है, जो भी आपका मेल है, यानी कि जो भी डोनर पेरेंट है, जो कि एक या दो डिजायरेबल जीन्स को, बैक क्रॉस में तो हमने यही बोला ऑलिगोजेनिक जीन्स को, एक या दो जीन्स को जो ट्रांसफर कर रहा है, उस पेरेंट को हम बोल देते हैं डोनर पेरेंट। अदर वर्ड्स में बोले तो पेरेंट जो सिर्फ एक बार ही बैक क्रॉस में यूज होता है, पेरेंट विच इज यूज्ड ओनली वंस इन द बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉन रिकरेंट पेरेंट बोल देते हैं। दूसरा वर्ड यूज करें तो डोनर पेरेंट बोल देते हैं। तो अब हमें क्लियर हो गया रिकरेंट पेरेंट क्या होता है, नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या होता है।
अब हम बात करते हैं बैक क्रॉस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसको देखते आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये हमारी है एक ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटी जो कैसी है, नॉन अडेप्टेड कल्टीवार है। एक हमारी है जो कि अडेप्टेड कल्टीवार है, लेकिन वो कैसा है, ससेप्टेबल वैरायटी है। अब हमने क्या किया, क्या बोले, नोट्स हिंदी में नहीं आ रही बेटा, मैंने आपको बताया था सीड साइंस का, मैंने पता भी किया था, सीड साइंस का अपलोड हो गए हैं हिंदी वाले नोट्स। इसके अभी इंग्लिश नोट्स भी अपलोड नहीं हुए, तो हिंदी कैसे होंगे, मतलब कि पहले इंग्लिश अपलोड होंगे, उनकी हिंदी हो रही है, वो भी आपको हिंदी वाले भी अपलोड करवा दूंगी, है ना। सब्जेक्ट तो खत्म होने दो। चलिए ठीक है, हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, सीड के हो चुके हैं, मैंने पता किया था। नाउ यहाँ पे टॉपिक पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज बहुत बड़ा है, कल आपका सिलेबस भी खत्म करना है, तो मुझे टॉपिक आज कंप्लीट करवाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आराम से बात करेंगे, सारी जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे डाउट्स आपके लूंगी, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले तो, और अगर सिलेबस से कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करें, एक ऐसी वैरायटी है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, लेकिन इतने बड़े स्केल पे उसको नहीं उगाया जा रहा। एक ऐसी वैरायटी है जो कि आपकी ससेप्टेबल कल्टीवार है, लेकिन उसको बड़े स्केल पे उगाया जा रहा है। हमने बोला कि हमें ना इसका डिजीज रेजिस्टेंस का ट्रेट चाहिए इस वैरायटी में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एक बैक क्रॉस कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसके साथ में हमने क्या किया, अल्टीमेटली इसका बैक क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे अल्टीमेटली बैक क्रॉस किया, तो 50% इंडिविजुअल जो आए वो हमारे इसके आ जाएंगे, ठीक है, इस कल्टीवार के आ जाएंगे। और हमने क्या किया, रिपीटेडली हम क्या करे जा रहे हैं, इसमें बैक क्रॉस पे बैक क्रॉस किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो इस तरह से, अब हम क्या करें, यहाँ पे फर्दर बैक क्रॉस पे बैक क्रॉस किए जा रहे हैं, और लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास में कुछ और जो आपके प्लांट्स आएंगे, उनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इस वाले के भी आ जाएंगे, रेजिस्टेंस वाले के कैरेक्टर भी आ जाएंगे, जिसको हम आगे क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, और हमारे पास में इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। एक बच्चा बोल रहे हैं कि मैम जितनी मर्जी देर तक आप क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा किसी का क्लास नहीं है। मेरे अलावा तो आपकी क्लास में किसी का क्लास नहीं है, लेकिन औरों की क्लास में तो मेरा क्लास है, फिर आपकी क्लास में ले लूंगी, कोई बात नहीं, देखती हूँ 11 बजे तक अगर पॉसिबल हुआ तो ले लूंगी, 11:15 बजे तक, क्योंकि 11 बजे एक और मेरी क्लास है ना, इसलिए, राइट। तो मेन रीजन यही है कि मैं चाहती हूँ कल तक सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि जो 3-4 दिन आए उसमें आप रिवाइज कर लो, और प्री का एग्जाम भी है, उसके लिए मैं आपको फ्री करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी टॉपिक से बहुत बड़े नहीं है, टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, लेकिन बात क्या है कि आपको मुझे बेसिक से करवाना है, सब कुछ A to Z करवाना पड़ रहा है। जैसे आप बोलेंगे हम नोट्स बना रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, उस चक्कर में ना मुझे सारा टाइम देना पड़ रहा है ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आओ तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, लेकिन मैं बेसिक से चल रही हूँ। आप सबने देखा होगा कि मैं हर एक पॉइंट को, जैसे छोटे से छोटा वर्ड भी आ रहा है ना, उसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना है। नहीं तो मुझे क्या, मैंने डेफिनेशन बताना चले जाना है, चलो, है ना। पर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे आपकी क्लास में प्रॉपर डिलीवरी करनी है इस लेक्चर की, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ओके। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ बैक क्रॉस मेथड। अब हम बात करते हैं कि बैक क्रॉस मेथड की क्या एप्लीकेशन है। एक तो हमें बहुत क्लियर समझ में आ गया कि हमें मेजर जीन्स का अगर ट्रांसफर करना है तो उसकी एप्लीकेशन है। दूसरा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जो करना है ट्रांसफर, उसकी एप्लीकेशन है। साइटोप्लाज्म को अगर ट्रांसफर करना है तो उसकी एप्लीकेशन में भी, या फिर मेल स्टर्लिटी की ट्रांसफर के लिए भी इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। कोई हमने आइसोजेनिक लाइंस बनानी है, जहां हमने बात किया था कि आइसोजेनिक लाइंस में क्या होता है, एक कैरेक्टर आपके क्या होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर कॉमन होते हैं और एक आधा कैरेक्टर डिफरेंट होगा। जैसे कि वहां पे न्यूक्लियर जीन्स सेम थे, साइटोप्लाज्मिक जीन्स डिफरेंट थे, तो आइसोजेनिक लाइंस को हम बना सकते हैं, मल्टी लाइंस को हम बना सकते हैं, या फिर हमें किसी जर्म प्लाज्म को कंजर्व करना है तो हम बैक क्रॉस से क्या कर सकते हैं, उन जीन्स को भी कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी एप्लीकेशंस हैं बैक क्रॉस मेथड की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या है कि वीट में लीफ रस्ट रेजिस्टेंस इज ट्रांसफर टू कल्याण सोना फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। वीट में जो लीफ रस्ट है वो रेजिस्टेंट है, कौन सी वैरायटी, कल्याण सोना, बाकी सोर्सेज से, ठीक है। दूसरा, टिफ्ट 23A इज ससेप्टेबल टू डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, ठीक है। अब टिफ्ट 23A की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ससेप्टेबल है किसके लिए, डाउनी मिल्ड्यू के लिए। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये किसके लिए ससेप्टेबल है, तो ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए ससेप्टेबल है। और द रेजिस्टेंस वाज अचीव्ड इन थ्रू बैक क्रॉसिंग विद MS521A, 521A, MS541A एंड MS570A की
टिफ्ट 23A की अगर हम बात करें तो ये भी आपका ससेप्टेबल है डाउनी मिल्ड्यू के लिए, लेकिन इसके लिए भी जो रेजिस्टेंस है वो हमने कैसे प्रोवाइड की है, हमने बैक क्रॉस किया है अदर वैरायटीज के साथ, आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन पेडिग्री मेथड एंड बिटवीन बैक क्रॉस मेथड। सबसे मेजर डिफरेंस हमने पढ़ लिया, एक में हम ऑलिगोजीन्स की बात करते हैं और एक में हम पॉलीजीन्स की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने डिफरेंस पहले ही पढ़ लिया। ओके राइट, ठीक है। और मेन एक और डिफरेंस क्या है कि बैक क्रॉस मेथड में हम जीन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द रिलेटेड स्पीशीज, है ना, रिलेटेड स्पीशीज से कर रहे हैं ना, अभी बात किया पेरेंट से हम ले रहे हैं जीन, तो रिलेटेड स्पीशीज से हम क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, राइट। ठीक है, चलिए नाउ अब बात करते हैं कि हमारे पास में जब हम क्रॉसेस बनाते हैं ना, तो कौन कौन से क्रॉसेस होते हैं, सिंपल क्रॉस हमारे कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रॉस कौन से होते हैं, ये सारी बात हम आज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हम क्रॉसेस की बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है सिंपल क्रॉस, और सिंपल क्रॉस में हमारे पास सबसे पहले आता है सिंगल क्रॉस। तो सिंपल क्रॉस में अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो इनब्रेड लाइंस को या प्योर लाइंस को हम क्रॉसिंग करते हैं ताकि हमारे पास में F1 हाइब्रिड बने। अब जब हम इनब्रेड लाइन की बात करते हैं, इनब्रेड लाइंस कौन सी होती हैं, जो बहुत क्लोजली रिलेटेड लाइंस हैं। ठीक है, जब हम क्लोजली रिलेटेड लाइंस पे क्रॉसिंग करते हैं और क्रॉसिंग करने के बाद में फर्दर सेल्फिंग करते हैं, तो वहां पे होमोजाइगस जीन्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इनब्रेड लाइंस। क्लियर है सबको इनब्रेड लाइंस क्या होता है, जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जो आपकी स्पीशीज हैं या क्लोजली रिलेटेड जो लाइंस हैं, उनके बीच में जब क्रॉसिंग किया जाता है उसको हम बोलते हैं इनब्रेड लाइंस। और फर्दर जब सेल्फिंग करेंगे तो आपको होमोजाइगस लाइंस देखने को मिलेंगी, वही इनब्रेड लाइंस है। या फिर प्योर लाइंस हमने सीख लिया है क्या होता है, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं F1 हाइब्रिड। सिंगल क्रॉस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं A एंड B का अगर हमने क्रॉस करवाया लाइक दिस, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, AB मिला, तो ये हमारा क्या हो गया जी, सिंगल क्रॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल क्रॉस हो गया। नाउ सिंगल क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको किसी ने बोला कि बताओ कि टोटल नंबर ऑफ क्रॉसेस आपके कितने बने, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिंगल क्रॉसेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जहां पे n का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इनब्रेड्स आपके पास हैं, कितने नंबर ऑफ इनब्रेड आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने बोला कि आपके पास में 4 इनब्रेड हैं, 4 इंटू 4-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 6। ठीक है, राइट। तो अगर आपको किसी ने बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल क्रॉसेस है, सिंगल क्रॉसेस, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n का मतलब है कितनी इनब्रेड लाइंस आपने ली है, उनको कैलकुलेट करोगे, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट, समझ आ गया। अगला, जो सिंगल क्रॉसेस होते हैं ना, उनमें आपको मैक्सिमम हाइब्रिड विगर देखने को मिलता है। अब ये हाइब्रिड विगर क्या होता है, इसको हेटेरोसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे आपके जो पेरेंट है उनके कैरेक्टर्स आपको एक पर्टिकुलर हाइब्रिड में देखने को मिल रहे हैं, और इसी में मैक्सिमम हमें हाइब्रिड विगर देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो जो परफॉर्मेंस दिखेगी आपको हाइब्रिड में वो एनहांस्ड परफॉर्मेंस दिखेगी। तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड विगर के कैरेक्टर्स देखने को मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है, राइट। सो अगर यहां तक क्लियर हो गया, लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बात करते हैं। फटाफट से नोट कर लो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगी, लिमिटेशन क्या है कि जहां पे हमने क्रॉसेस ऐसे बना लिए, मान लो जहां पे जो आपकी ये लाइंस है इनमें लो इल्ड आता है, तो जो आपको हाइब्रिड बनेगा वो भी वीक हाइब्रिड बनेगा और उसकी जो इल्ड होगी वो भी कम होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आती है इसमें। ठीक है, चलिए नाउ अब आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्रॉसेस की। कॉम्प्लेक्स क्रॉस क्या होता है, जिसमें मोर देन 2 पेरेंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 वे क्रॉसेस की बात करें, यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, ये तीसरा पेरेंट इन्वॉल्व है।
तो जब इस तरह का क्रॉस होगा तो इस क्रॉस को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रॉस बोल देते हैं। क्योंकि 3 पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, 3 पेरेंट्स का क्रॉस भी बोल देते हैं, या 3 वे क्रॉस हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको क्रॉस देखने को मिलता है वो 3 वे क्रॉस देखने को मिलता है। राइट, तो यहाँ पे आप देखो जैसे A इंटू बी है, मान लो ये क्या कर रहा है, आपको हाइब्रिड दे रहा है। ठीक है, ए बी दे रहा है। अब आपने क्या करवाया, के साथ इसको क्रॉस करवा दिया, तो सी क्या कर रहा है, इसको अडेप्टेबिलिटी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सी क्या कर रहा है, मान लो अडेप्टेबिलिटी में हेल्प कर रहा है। राइट, नाउ अगला हमारे पास में है डबल क्रॉस। डबल क्रॉस जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि डबल क्रॉस में क्या होता है कि जो 2 सिंगल क्रॉसेस हैं, जैसे ये है और ये है, इसके बीच का जो क्रॉस है इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल क्रॉस बोल देते हैं। ठीक है, अब डबल क्रॉस की अगर हम बात करते हैं, 2 सिंगल हाइब्रिड्स को इकट्ठे जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हम इसको डबल क्रॉस बोल देते हैं। फॉर्मूला की बात करें कि डबल क्रॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कि सिंगल क्रॉस में आप क्या करते थे, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 करते थे। यहाँ पे कितना डबल है तो आप क्या करोगे, n इंटू n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर थर्ड का अगर है तो n माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 4 हाइब्रिड के लिए कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से करोगे और आपको यहाँ पे 3 पॉसिबल डबल क्रॉसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो आपके डबल क्रॉसेस हैं ये कहाँ पे एक्सप्लॉइट किए हमने, मेज में। जो मेन अगर हम बात करते हैं डबल क्रॉसेस की तो ये हमने किस में एक्सप्लॉइट किया है, मेज में एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, वैसे 3 वे क्रॉस की अगर हम बात करते हैं, 2 के साथ में अगर तीसरा क्रॉस कर रहे हैं तो वो 3 वे क्रॉस हो जाता है। ठीक है, राइट, तो अगर आप किसी भी सिंगल हाइब्रिड को इनब्रेड लाइन के साथ क्रॉस करवा रहे हो तो हम इसको क्या बोल देते हैं, 3 वे क्रॉस बोल देते हैं। ठीक है, राइट, नाउ अब हमारे पास में है टॉप क्रॉस, और एक बच्चे ने पूछा भी था कि मैम टॉप क्रॉस होता क्या है। तो अब टॉप क्रॉस यहां तक क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉप क्रॉस के बारे में। टॉप क्रॉस जिसको हम एक और वर्ड से जानते हैं, इनब्रेड वैरायटी क्रॉस। तो टॉप क्रॉस हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है उसका क्रॉस करवाते हैं इनब्रेड लाइन के साथ, और जो हमारे पास में वैरायटी है उसी को हम क्या यूज कर रहे हैं, फीमेल पेरेंट यूज कर रहे हैं। यानी कि टॉप क्रॉस में क्या होता है, जब भी आप ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी विद इनब्रेड लाइन के साथ में क्रॉस करवाओगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, टॉप क्रॉस बोल देंगे सिंपली। तो हम इसको क्या बोल देंगे, टॉप क्रॉस बोल देंगे। अब इनब्रेड लाइन क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इनब्रेड लाइन क्या होता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। नाउ दिस मेथड इज यूज टू डेवलप न्यू हाइब्रिड्स एंड टू टेस्ट द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ इनब्रेड लाइंस। ठीक है, ये जो मेथड है एक तो ये नए हाइब्रिड्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, और जो कंबाइनिंग एबिलिटी है CA जिसको बोल देते हैं, कंबाइनिंग एबिलिटी बताता है इनब्रेड लाइंस की। ठीक है, और कंबाइनिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास में इनब्रेड लाइंस है ये बाकी डिफरेंट वैरायटीज के साथ में कैसे कंबाइन करती हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? अब फटाफट से इसको लिख लीजिए और फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। नाउ अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट वन इज हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स, की हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स अब कौन कौन से हैं। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स में सिंथेटिक क्रॉस के साथ में, कि सिंथेटिक क्रॉस क्या होता है। ठीक है, कुछ मल्टीलाइंस की हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम मल्टीलाइंस की बात करेंगे, देन सिंथेटिक क्रॉसेस की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंथेटिक क्रॉस के साथ में, कि सिंथेटिक क्रॉस क्या होता है। तो पहला पॉइंट कि सिंथेटिक क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, पॉली क्रॉस बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है कि पॉली क्रॉस का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनी क्रॉसेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मैनी क्रॉसेस की बात करें दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हम इनब्रेड लाइन्स भी यूज करेंगे वो बहुत सारी इनब्रेड लाइन्स को यूज करेंगे, यानी कि
यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल इनब्रेड्स को यूज करते हैं, या फिर क्लोन्स को यूज करते हैं, या शिफ्ट लाइंस को यूज करते हैं। यहाँ पे हम कोई पॉलिनेशन पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, फ्री मीटिंग होती है, फ्री पॉलिनेशन होगी, कोई कंट्रोल्ड पॉलिनेशन हम यहाँ पे नहीं करवाते हैं। तो सिंथेटिक में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में इनब्रेड्स हैं उनमें हम पॉलीक्रॉसेस अलाउ करते हैं, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं करते हैं पॉलिनेशन के ऊपर। ये जो सीड्स हैं बहुत सारे हाइब्रिड से, इनको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और इनको आइसोलेटेड अलग अलग प्लॉट्स में हम क्या करेंगे, सो कर देंगे, और वहां पे हम होने देंगे नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि हमने बोला कोई कंट्रोल्ड पॉलिनेशन वहां पे नहीं है, हम खुद से कोई आर्टिफिशियल पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन होने देंगे, और जो हमारे पास में हार्वेस्टेड सीड आएगा, जो अल्टीमेटली सीड हमें मिलेगा, वो सिंथेटिक क्रॉस होगा। वो कैसा होगा, सिंथेटिक क्रॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो फोरेज क्रॉप्स हैं उनके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। जहां पे जो आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है वो कम्बरसम है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो नेचुरल क्रॉसेस हैं, जैसे नेचुरल क्रॉसेस होते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, नेचुरल क्रॉसेस को चलने देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, लिख लो इस पॉइंट को, फिर आगे बताती हूँ। यहां पे मैं बोल सकती हूँ मल्टीपल प्री टेस्टेड, पहले से हमने टेस्ट किए होंगे, ऐसा नहीं कुछ भी हमने लगा दिया। मल्टीपल प्री टेस्टेड प्लांट्स आर अलाउड टू नेचुरली क्रॉस पॉलिनेट, ठीक है, खुद ही पॉलिनेशन होती रहेगी, नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन। और जो हमने जो प्लांट रखे होंगे वो प्री टेस्टेड प्लांट होंगे, और इसी को हम क्या बोल देंगे, सिंथेटिक बोलेंगे, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं कि हमने सिंथेटिक्स बनाए। समझ आ गया ये पॉइंट, एक लाइन में सबको क्लियर है यहां तक, बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया तो बताइए, ठीक है। चलिए नाउ अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जर्किन्स इंट्रोड्यूस अ मेथड इन 1934 फॉर प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डबल क्रॉस ऑफ हाइब्रिड्स इन मेज, and he proposed that average performance of double cross hybrid A into B, C into D could be estimated from the average performance of single crosses involved, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको मैं आपको भी थोड़ी देर में करवाऊंगी, ये वो है कि जब हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, तो हम क्या करते हैं, कई बार मिड पेरेंट्स हेट्रोसिस देखते हैं, कई बार एवरेज पेरेंट हेट्रोसिस देखते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में करवाऊंगी, ठीक है। अभी हम टॉपिक को इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास में मल्टी लाइन वेराइटीज आपकी क्या होती हैं। अब मल्टी लाइन वेराइटीज आपकी ऐसी वेराइटीज होती हैं जो कि आपको फिनोटाइपिकली सेम लगती हैं, देखने में सेम लगती हैं, लेकिन उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है, जीनोटाइप डिफरेंट होता है, लेकिन देखने में आपको वो कैसी लगती है, सेम लगती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टी लाइन वेराइटीज का, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को भी जेनसन ने डेवलप किया था 1952 में। किस में डेवलप किया था, ओट्स में डेवलप किया था। मल्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जेनसन ने डेवलप किया था ओट्स में, और वीट में सबसे पहले नॉर्मन ई बोरलॉग ने 1953 में इसको यूज किया था, सबसे पहले यूज किया था इस कॉन्सेप्ट को वीट में बोरलॉग ने। अब ये मल्टी लाइन वेराइटीज होती क्या हैं? मल्टी लाइन जो आपकी वेराइटीज हम बनाते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज में बनाते हैं, जहां पे हमारे पास में क्या है, बहुत सारी प्योर लाइंस होती हैं या फिर बहुत सारी आइसोजेनिक लाइंस होती हैं जो कि फिनोटिपिकली सिमिलर होती हैं लेकिन जीनोटिपिकली डिसिमिलर होती हैं। जैसे कि हमने बात किया था आइसो लाइंस के बारे में, आइसोजेनिक लाइंस के बारे में, सिस्टर लाइंस के बारे में, ये उसी की बात कर रहा है कि हम क्या करेंगे, जो फिनोटिपिकली सिमिलर है लेकिन उनका भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, डिफरेंट था, तो उसको हम यूज करेंगे, तो उन जो लाइंस को हम बोलेंगे मल्टी लाइन वेराइटी, ठीक है। तो हमारे पास में मल्टी लाइन का मेन फीचर क्या है कि इट इज होमोजाइगस, और बेसिकली यहाँ पे जो आपको पॉपुलेशन दिखेगी वो बेसिकली आपकी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो लाइंस है इनके कुछ ट्रेट सेम होते हैं, जैसे कि हाइट है, फ्लावरिंग है, मैच्योरिटी है, सीड कलर है, एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के जीन्स क्या होंगे यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे, या ओवरऑल जीन्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली
ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे पास में मल्टी लाइन बन जाएगी। अब मल्टी लाइन्स अब किस में पॉपुलर है आपको ये पता होना चाहिए। वीट में मल्टी लाइन्स क्या है, पॉपुलर है। और ब्रीडिंग मेथड जिससे हम मल्टी लाइन्स बनाते हैं वो कौन सा है आपका, बैक क्रॉस मेथड। ब्रीडिंग मेथड जो हमारा मल्टी लाइन वेराइटीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है वो है आपका बैक क्रॉस मेथड। ठीक है, राइट। तो अब अगर मैं मल्टी लाइन्स को एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, mixture of several pure lines, ठीक है, with similar agronomic traits। ठीक है, बहुत सारे प्योर लाइंस का मिक्सचर जिसमें जो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट डिफर इन द जीन्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये कहां पे डिफर कर रहा है, जो जीन ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें डिफर कर रहा है। लिख लीजिए ये पॉइंट। ठीक है, जीन्स ऑफ रेजिस्टेंस टू, यहां पे एक और लिख लेती हूं, पर्टिकुलर डिजीज की हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर डिजीज में जो जीन ऑफ रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होंगे, बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं एग्रोनॉमिक कैरेक्टर वो सारे के सारे यहाँ पे सेम होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ, सीड्स ऑफ सेवरल लाइन्स, ऐसी ही लाइन्स जो हैं उनके सीड्स को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और इन लाइन्स को बनाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट, राइट। राइट, अब मल्टी लाइन बनाने के लिए हमें बनाना पड़ता है कॉम्पोनेंट लाइन। और कॉम्पोनेंट लाइन कैसी होती है, ऐसी लाइन होती है जिसको हम बनाते हैं बैक क्रॉस मेथड से। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय बैक क्रॉस मेथड। ठीक है, मल्टी लाइन बनाने के लिए हम बनाएंगे कंपोनेंट लाइन, और कंपोनेंट लाइन कैसी होती है, जो कि हम बैक क्रॉस मेथड से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। फर्स्ट कमर्शियल मल्टी लाइन वैरायटी की अगर हम बात करें, दैट इज मीरामार 62, जो कि आपकी 10 कंपोनेंट लाइन से बनी है, उसके मिक्सचर से बनी है, 10 कंपोनेंट लाइन से बनी है, और ये रेजिस्टेंट है आपकी स्ट्राइप रस्ट इन वीट के लिए, स्ट्राइप रस्ट ऑफ वीट के लिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी हो गया, राइट। लिख लीजिए। ठीक है, नाउ अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में कौन कौन सी, अच्छा आगे लिखती हूँ, कौन कौन सी वैरायटीज हैं जो इसके थ्रू बनी हैं और रेजिस्टेंट हैं। जैसे कि वीट में अगर हम बात करें तो हमारे पास में है कल्याण सोना एंड सोनालिका। ठीक है, अगर हम वीट में बात करते हैं तो दो वैरायटीज लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कल्याण सोना एंड सोनालिका, इसको लिख लीजिए, राइट। ठीक है, तो KSML3 एक ये आपकी यहां से डेवलप हुई है इन दोनों से। ठीक है, जिसमें आपकी कितनी लाइन्स हैं, 8 लाइन्स हैं। ठीक है, जिसमें आपकी 8 लाइन्स को यूज किया गया है। देन MLK-S11, MLK-S11 जिसमें आपकी 11 कंपोनेंट लाइन्स को यूज किया गया है। ठीक है,
अच्छा इसमें भी 8 ही है, 11 नहीं है, 8 ही है, इसमें भी 8 ही होंगे, ठीक है, जिसमें 8 लाइंस को यूज किया गया है, ठीक है। लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल्स। नाउ ओट की अगर मल्टी लाइन वेराइटीज की बात करें, जैसे कि बहुत सिंपल है, E60 हो गया, E70 हो गया, ठीक है, ये ओट की मल्टी लाइन वेराइटी है, ठीक है। M68 हो गया, M69 हो गया, ठीक है, ये ओट्स की मल्टी लाइन वेराइटीज है, लिख लीजिए। विंटर व्हीट लाइन जैसे कि टुमुल्ट है, ठीक है, याद रखना ये नीदरलैंड से रिलीज की गई थी, ठीक है। टुमुल्ट जो कि व्हीट की विंटर लाइन है, मल्टी लाइन वेराइटी है, जो कि आपकी नीदरलैंड से रिलीज की गई थी, इसको भी नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करना ताकि हम आगे जा सके, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नीदरलैंड से वो की गई है, ठीक है, रिलीज की गई है, राइट। चलिए यहां तक कंप्लीट हो जाए तो बताना, फिर आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे हेट्रोसिस क्या होता है और क्या क्या मेन चीजें जो हमें हेट्रोसिस के बारे में पता होनी चाहिए। यहां तक वेराइटीज नोट कर ली, यहां तक सबको क्लियर है, बताओ भाई फटाफट से, यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बात करें। हाँ जी, मयंक, ओम प्रकाश, दीपिका, आशीष, सबको समझ में आया? आगे बात करें। चलिए नाउ अब हम बात करेंगे हेट्रोसिस के बारे में, ठीक है। सो सॉरी, राइट। चलिए हेट्रोसिस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले टर्म की बात करें तो टर्म किसने कॉइन की है? शल ने कॉइन की है 1914 में। और अगर हम हेट्रोसिस की बात करते हैं, सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया था? टोबैको में रिपोर्ट किया था, कॉल रिटर ने रिपोर्ट किया था, 1763 में रिपोर्ट किया था। सबसे ज्यादा हेट्रोसिस के ऊपर और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के ऊपर किसने काम किया है? तो मेज के ऊपर काम किया गया है मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपका काफी अलग अलग एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, कि हेट्रोसिस को सबसे पहले किसने दिया था? तो शल ने सबसे पहले हेट्रोसिस के बारे को कॉइन किया था। और किसके ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है हेट्रोसिस में? मेज के ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है। सबसे पहले काम किसने किया था? कॉल्ड्यूटर ने सबसे पहले काम किया था। किसमें काम किया था? टोबैको में काम किया था, ठीक है। तो हेट्रोसिस में हम बेसिकली करते क्या है? हेट्रोसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, अनरिलेटेड स्ट्रेन्स होते हैं, उनके बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया था। तो अनरिलेटेड स्ट्रेन्स के बीच में जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो जो हमें F1 देखने को मिलेगा उसमें हमें विगर भी ज्यादा देखने को मिलेगा और उसमें हमें फर्टिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जब भी जो आपका हाइब्रिड विगर है जो F1 है उसके कैरेक्टर्स जब भी आपके पेरेंट से बेटर देखने को मिलते हैं उसको हम बोल देते हैं हेट्रोसिस। और ये जो क्वेश्चन है हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस, ये आपका एक एग्जाम में भी अभी पूछा गया था। आपने देखा होगा यूपी SSC का एग्जाम था, वहां पे पूछा गया था कि हेट्रोसिस इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड विगर, है ना। तो हेट्रोसिस को ही हम क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड विगर बोल देते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा हाइब्रिड है, विगर मतलब कि बड़ा, साइज में भी बड़ा, ग्रोथ में भी बढ़िया, परफॉर्मेंस में भी बढ़िया। तो यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होता है उसमें हमें सुपीरियर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं या उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हमें बढ़िया देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द पेरेंट्स, ठीक है, एज कंपेयर टू द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स से जो होगा वो बढ़िया ही होगा। वो क्यों? क्योंकि दो के ट्रेड्स यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो तीसरा का ट्रेड ऑटोमेटिकली दो से क्या होता है? हमें बढ़िया देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, यील्ड, फर्टिलिटी, डिजीज रेजिस्टेंस और अदर डिजायरेबल ट्रेड्स, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, चाहे हम यील्ड की बात करें, चाहे हम रेजिस्टेंस की बात करें या हम अदर ट्रेड्स की बात करें। द इंक्रीज परफॉर्मेंस इज टिपिकल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फेवरेबल जीन्स फ्रॉम द बोथ द पेरेंट्स।
परफॉर्मेंस, ठीक है, कि जो हमें यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमें इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, ये क्यों हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के जो जीन है, फेवरेबल जीन है, वो यहाँ पे कंबाइन कर जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि हेटेरोसिस की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स क्या क्या है हेटेरोसिस के, और कैसे कैसे हम हेटेरोसिस के बारे में जान सकते हैं। तो हमारे पास में जैसे कि मिड पेरेंट हेटेरोसिस होता है, हेटेरोबैल्टियोसिस होता है। अब ये क्या होता है, एक हमारे पास में स्टैंडर्ड हेटेरोसिस होता है। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे कि सब चीजों का क्या क्या मतलब होता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिड पेरेंट हेटेरोसिस की, और इसी को हम बोल देते हैं एवरेज हेटेरोसिस। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज हेटेरोसिस बोल देते हैं। तो मिड पेरेंट का मतलब आपको समझ आ रहा है ना, बीच की वैल्यू, और एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का वैल्यू। तो द परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड रिलेटिव टू द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द पेरेंट्स इज कॉल्ड एवरेज हेटेरोसिस, और एवरेज हेटेरोसिस, और मिड पेरेंट हेटेरोसिस, और रिलेटिव हेटेरोसिस, और सिंपली हेटेरोसिस। ये याद रखना, ठीक है, कि जो एवरेज हेटेरोसिस होता है वो दो के बीच का एवरेज होता है, मिड पेरेंट मतलब दो के बीच का। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो मिड पेरेंट हेटेरोसिस, इसी को अगर लिखा होगा, कई बार ऐसे भी लिखा होगा एवरेज हेटेरोसिस, इसी को कई बार सिंपली हेटेरोसिस भी लिखा होगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हाइब्रिड का परफॉर्मेंस कितना है माइनस मिड पेरेंट का परफॉर्मेंस कितना है, डिवाइडेड बाय मिड पेरेंट का परफॉर्मेंस कितना है, इनटू हम क्या कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपका हम कंपेयर कर रहे हैं पेरेंट के एवरेज के साथ में, हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, राइट। ये इसका फॉर्मूला है। नाउ मिड पेरेंट परफॉर्मेंस इज द एवरेज ऑफ टू पेरेंट परफॉर्मेंस, ये हमें पता चल गया। अगला है हेटेरोबैल्टियोसिस। हेटेरोबैल्टियोसिस का मतलब होता है बेटर पेरेंट हेटेरोसिस, इसका मतलब है बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। तो जब भी हम हाइब्रिड की परफॉर्मेंस देखते हैं कि बेटर पेरेंट से, जैसे दो पेरेंट्स में से भी एक पेरेंट बेटर होगा, उनमें से कितनी बेटर परफॉर्मेंस है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोबैल्टियोसिस, जिसका हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइब्रिड की परफॉर्मेंस माइनस बेटर पेरेंट की परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय बेटर पेरेंट की परफॉर्मेंस इनटू 100 हो जाएगा, है ना। अगर आपको इसमें परसेंट में इसको बताना है तो इनटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके बेटर पेरेंट से आपके हाइब्रिड का वैल्यू कितना है। देन हमारे पास में एक और आता है, दैट इज स्टैंडर्ड हेटेरोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल हेटेरोसिस भी बोल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हाइब्रिड है, हाइब्रिड को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ करते हैं, मार्केट में बेस्ट कमर्शियल कल्टीवार कौन सा है। पहले वाले में हम देख रहे थे कि दोनों पेरेंट से कौन सा बेटर है, क्या उसमें मिड पेरेंट वैल्यू आई है। दूसरे वाले में हेटेरोबैल्टियोसिस में हम देख रहे थे कि वहां पे बेटर पेरेंट से हेटेरोसिस में जो आया है इंडिविजुअल, वो कितना बेटर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा F1 हाइब्रिड है वो कमर्शियल कल्टीवार से कितना बेटर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं कैसे, जो हाइब्रिड की परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं जो बेस्ट कल्टीवार का परफॉर्मेंस है, कमर्शियल कल्टीवार का परफॉर्मेंस है, उसके साथ में कंपेयर करके, ठीक है। तो इकोनॉमिक हेटेरोसिस जो होता है, इट इज ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंस या फिर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का जो हेटेरोसिस है, ये जो आपका स्टैंडर्ड हेटेरोसिस है ये होता है, क्योंकि हमें मार्केट में जो आपका कमर्शियल कल्टीवार है हमेशा उसको यूज करते हैं ना, चेक वैरायटी की तरह, इसीलिए इसको कॉमनली यूज किया जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो आप देख सकते हैं हाइब्रिड की परफॉर्मेंस माइनस कल्टीवार की परफॉर्मेंस कितनी है, डिवाइडेड बाय कल्टीवार की परफॉर्मेंस कितनी है, इनटू 100। ये इसका क्या है, बेसिकली स्टैंडर्ड हेटेरोसिस है, ठीक है। यहां तक पता चल गया सबको, चलिए पता चल गया। तो ये वाला आपका मोस्ट रेलिवेंट है, ठीक है, दिस वन इज मोस्ट रेलिवेंट, ठीक है। चलिए अब आप अगर लिखना है तो लिख लीजिए फटाफट से कि मिड पेरेंट में क्या करते हैं हम, कंपेयर टू पेरेंट्स एवरेज, ठीक है, कंपेयर टू पेरेंट्स एवरेज, की पेरेंट्स की एवरेज देखेंगे, ठीक है। अगले वाले में हम क्या करते हैं, कंपेयर टू बेटर पेरेंट, ठीक है, बेटर पेरेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगले वाले में हम क्या देखते हैं, कंपेयर टू कमर्शियल वेराइटी, ठीक है, या कमर्शियल कल्टीवार, राइट। अब लिखना है तो आप फटाफट से एक एक पॉइंट में लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है।
लिख लिया, ये पॉइंट्स नोट कर लिए सबने, यहां तक समझ में आया। नाउ अब हम बात करेंगे कि ये जो हेटेरोसिस का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास ना 3 इसके हाइपोथेसिस हैं। एक आपके पास में होता है डोमिनेंस हाइपोथेसिस, एक आपके पास में होता है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये जो 3 हाइपोथेसिस हैं ये क्या क्या है। एक हमारे पास में डोमिनेंस का है, एक हमारे पास में बेसिकली ओवर डोमिनेंस का हाइपोथेसिस है, ठीक है, और एक आपके पास में एपिस्टेसिस का हाइपोथेसिस है। तो हम इसके बारे में वन बाय वन जानेंगे कि कैसे क्या चीज होती है, ठीक है। सो एक और चीज उससे पहले कि हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड्स है। जैसे कि हेटेरोसिस में हम क्या बात करते हैं कि बेटर हमें हाइब्रिड देखने को मिल रहा है, लेकिन इनब्रीडिंग अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो जब हम आउटक्रॉसिंग करते हैं और उसके बाद में जब हम कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं ना, तो वहां पे जो आपका हाइब्रिड है वो उतना बेटर नहीं होता है, उसका विगर बढ़ता नहीं है, उल्टा कम होता जाता है, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करें कि हमारे पास में ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है या हेटेरोसिस है, इसकी क्या थ्योरी है, 2-3 थ्योरीज हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है आपकी डोमिनेंस हाइपोथेसिस की, सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, ठीक है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी हमारे पास कौन सी है, डोमिनेंस थ्योरी है। अब ये डोमिनेंस थ्योरी क्या बोलती है और किसने दी थी? सबसे पहले तो डेवनपोर्ट ने इसको दिया था 1908 में, वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिनेंस हाइपोथेसिस सबसे पहले किसने दिया था? डेवनपोर्ट ने दिया था 1908 में। बाद में किसने डिफाइन किया था? ब्रूस, कीबल एंड पेलो ने 1910 में, ठीक है। सबसे पहले दिया किसने था? डेवनपोर्ट ने दिया था। बाद में किसने डिस्क्राइब किया था? ब्रूस, कीबल एंड पेलो ने, किसने कौन से ईयर में? 1910 में। अब ये क्या बोलता है कि हेटेरोसिस क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो एक पेरेंट है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है, और डोमिनेट करने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास में जो रिसेसिव एलील्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। सिंपल है, जो हमने पढ़ा था वही है। डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि हेटेरोसिस क्यों होता है? क्योंकि द डिलेटेरियस रिसेसिव जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट आर सप्रेस्ड, कि जो डिलेटेरियस जीन्स हैं, जो खतरनाक जीन्स हैं, रिसेसिव एलील्स हैं एक पेरेंट के, उनको जो डोमिनेटिंग पेरेंट होता है, डोमिनेंट एलील होते हैं, वो क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, उसको हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग में सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से डोमिनेंस हाइपोथेसिस आपका होता है। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि हेटेरोसिस में जो आपका हाइब्रिड विगर है वो बेटर क्यों बन रहा है? क्योंकि जो एक पेरेंट है उसके जो डोमिनेंट जीन्स हैं वो क्या करते हैं, जहां पे भी रिसेसिव एलील आ रहा है उसको वो सप्रेस कर दे रहे हैं हाइब्रिड में, इसीलिए हमारे पास में जो हाइब्रिड आ रहा है वो बेटर हाइब्रिड आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड में हमें डोमिनेंस के जो एलील्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये क्या बोलता है? It means that heterosis or hybrid vigor is due to the presence of dominant alleles, and inbreeding depression is due to the presence of recessive alleles। कि जो inbreeding depression है वो recessive alleles की वजह से होता है, और जो आपके dominant alleles है उनकी वजह से आपको hybrid vigor देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा accepted theory of heterosis है, ठीक है, राइट? लिख लीजिए इस पॉइंट को, सबसे ज्यादा accepted theory of आपकी ये है, ठीक है, राइट? इसके अलावा एक हमारे पास में जोन्स ने 1917 में प्रपोज किया था डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस, ठीक है। एक इन्होंने भी एक्सप्लेन किया था, डोमिनेंस हाइपोथेसिस में थोड़ी सी चीजों को ऐड किया था, राइट? ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्यों फेल हो जाते हैं वो बेटर हाइब्रिड्स बनाना, ठीक है, जोन्स ने बताया था इसमें। नाउ दूसरा हमारे पास में है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस फिशर ने दिया था 1903 में। ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस हमें दिया था फिशर ने 1903 में। इनिशियल आइडिया ऑफ ओवर डोमिनेंस या सुपर डोमिनेंस जो था वो फिशर ने दिया था, ठीक है। ये क्या, सबसे पहले अगर इंडिपेंडेंटली बात करें तो ईस्ट एंड शर्ल ने 1908 में क्या किया था, इंडिपेंडेंटली इसको बताया था, और सपोर्ट किसने किया था? हल ने सपोर्ट किया था 1945 में इस आइडिया को। ये ईयर्स, ये साइंटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है
कि क्या क्या है। हाँ ये मैं बताऊंगी, अभी 2 मिनट रुक जाओ आशीष, ये कवर होने दो, अभी मैं बताऊंगी आपको ये सब कुछ, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है, जल्दी से। ईस्टर्न चर्च ने प्रपोज किया था ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना किसने प्रपोज किया था। ईस्टर्न चर्च ने रिपोर्ट किया था 1908 में प्रपोज किया था, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल जीन हेट्रोसिस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल जीन हेट्रोसिस, ठीक है। या फिर इसी को हम बोलते हैं सुपर डोमिनेंस थ्योरी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर डोमिनेंस थ्योरी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर डोमिनेंस थ्योरी। ये पॉइंट्स फटाफट से लिख लीजिए। इसी को बोलते हैं सिंगल जीन हेट्रोसिस, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, सुपर डोमिनेंस थ्योरी, राइट, ठीक है। द ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस suggests that heterosis occurs because heterozygous individuals at certain loci have superior fitness as compared to the either homozygous state। ये क्या बोलता है कि जब हेट्रोसिस होती है ना, तो जो हमारे पास में हेट्रोजाइगस होते हैं उनके पास में बेटर, या हम बोल सकते हैं सुपीरियर फिटनेस होती है एज कंपेयर टू होमोजाइगस स्टेट, कि जो हेट्रोजाइगस स्टेट है उसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी फिटनेस बेटर है एज कंपेयर टू होमोजाइगस स्टेट, इसीलिए वहां पे हमें सुपर डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हेट्रोसिस या फिर हाइब्रिड विगर किस वजह से हो रहा है, हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। जबकि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमारा हो रहा है वो होमोजाइगोसिटी की वजह से हो रहा है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिंगल जीन हेट्रोसिस। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, या तो हम हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं या तो हम इसमें होमोजाइगस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि जो हेट्रोसिस है इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन बिटवीन डाइवर्जेंट एलील्स ऑफ अ जीन, कि जो आपके डिफरेंट एलील्स हैं जब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि ए ये डिफरेंट है, जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे ओवर डोमिनेंस देखने को मिलेगी। एंड लास्ट वन हमारे पास में है एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस, जो कि हमने पढ़ा भी था कि एक जीन क्या करता है, दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है ना। तो एपिस्टेटिक इंटरेक्शन हमने पढ़ी थी, तो ये वही है, एपिस्टेटिक हेट्रोसिस ही है। नाउ अब हम बात करेंगे, हमें यहां तक पता चल गया, अब हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि डोमिनेंस है, ओवर डोमिनेंस है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। देखो सिमिलैरिटीज की बात करें और डिफरेंसेस की बात करें तो आप सिमिलैरिटीज की पहले बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों में ही डोमिनेंस भी बोलता है कि रिड्यूस्ड विगर देखने को मिल रहा है इनब्रीडिंग से, और दूसरा ओवर डोमिनेंस भी बोलता है। आउट क्रॉसिंग से हेट्रोसिस हो रही है, दोनों यही बोल रहे हैं। हेट्रोसिस की जो आपकी डिग्री है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ बढ़ती है, दोनों यही बोलते हैं, डोमिनेंस भी यही बोलता है, ओवर डोमिनेंस भी यही बोलता है। नाउ डिफरेंसेस क्या है, ये क्या बोलता है कि हेट्रोसिस क्यों होता है, क्योंकि एक जगह मास्किंग हो रही है दूसरे इफेक्ट की, और ओवर डोमिनेंस क्या बोलता है कि हेट्रोजाइगोसिटी। वैसे जो बेसिकली देखा जाए ना, मेनली दो ही आपके जो हाइपोथेसिस है वो कंसीडर किए जाते हैं, डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। बाकी आप देखोगे बाकी भी हाइपोथेसिस हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ हमने क्या किया, मॉडिफिकेशंस की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हेट्रोसिस जो है, एक में बोल रहा है डोमिनेंस में कि मास्किंग हो रही है हार्मफुल इफेक्ट की, दूसरे में बोल रहा है हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से होती है, ठीक है। अगर हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब डिलीटेरियस जीन आपके इकट्ठे हो जाते हैं, रिसेसिव एलील्स, तो होमोजाइगोसिटी आती है, और दूसरा ओवर डोमिनेंस में बोल रहा है कि होमोजाइगोसिटी से ही क्या हो रहा है, आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, राइट। तो ये हमें डिफरेंसेस यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे इनब्रीडिंग के बारे में और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में, जैसा कि आशीष आप बोल रहे थे, ठीक है। चलिए अब फटाफट से इसको लिख लीजिए और फिर अब हम आगे बात करते हैं, ओके। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, अब हम आगे बात करते हैं। चलिए चलिए नाउ अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज की, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज की अगर हम बात करें, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस इनब्रीडिंग कर रहे हैं,
तो हमें अल्टीमेटली जो हाइब्रिड देखने को मिलता है उसका जो विगर है रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। जबकि हम हाइब्रिड विगर में बोलते थे कि हमें बेटर साइज, बेटर परफॉर्मेंस, सब कुछ बेटर देखने को मिल रहा है, लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि जो हमें साइज वगैरह है वो प्रॉपर नहीं देखने को मिलेगा, विगर प्रॉपर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमने जो टर्म यूज की उसको हमने क्या कह दिया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया जी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल दिया, ठीक है। इसी को हमने क्या बोल दिया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जहां पे आपको हाइब्रिड में अगर हम बात करते हैं रिड्यूस्ड वीगर देखने को मिलता है, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, ठीक है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, उसको हम क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ठीक है। इनब्रीडिंग क्या होता है, मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, या हो सकता है कि उन इंडिविजुअल्स का जो एंसेस्ट्री है वो सेम होती है, ठीक है। जो एंसेस्टर्स हैं उन इंडिविजुअल के सेम होते हैं। तो जब हम कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग करते हैं तो वहां पे हमें अल्टीमेटली इनब्रीडिंग देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग हमें कहां देखने को मिलता है, सेल्फिंग में। कि जब हम सेल्फिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा इकट्ठे आपके एलील होंगे, सबसे ज्यादा आपको होमोजाइगस एलील्स देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है, जब हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेटेड में हमने क्या कहा था कि सेल्फ पॉलिनेटेड में जो आपके रिसेसिव एलील्स होते हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये सारे आपके अल्टीमेटली इकट्ठे होते जा रहे हैं जब हम बार बार सेल्फिंग कर रहे हैं, और लास्ट में हमें जो आपका विगर है वो प्रॉपर नहीं देखने को मिल रहा है, और ना ही हमें यहाँ पे प्रॉपर फर्टिलिटी F1 में देखने को मिल रही है। तो जब मतलब अपोजिट ऑफ हेट्रोसिस है जो इनब्रीडिंग है, हेट्रोसिस का उल्टा है जो इनब्रीडिंग है। क्लियर, यहां तक समझ आया, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, राइट। लिख लीजिए इस पॉइंट को, फिर आगे बताती हूं। हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो कई बार क्या होता है, आपके लीथल जीन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कई बार इसी में आपको सब लीथल जीन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ही तरह के एलील, एक ही तरह का कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। हार्मफुल इफेक्ट्स भी लिख लो साथ साथ में, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी देखने को मिलता है, राइट। लिख लीजिए इन पॉइंट्स को, राइट, ठीक है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, फिर आगे बात करते हैं। नाउ आपसे जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एक बार देख लेती हूँ, यहाँ पे दिया है तो हम फिर, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं करवाई देती हूँ आपको अलग से। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है। उनमें कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें नहीं देखने को मिलता है, तो नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा रहा है, ठीक है, राइट। और हाई की अगर हम बात करें, हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग, जैसे कि आपका कैरेट है, ल्यूसर्न है, जैसे कि आपका कैरेट है, ल्यूसर्न है, क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। नो किस में है, हाई किस में है,
ठीक है। मॉडरेट की बात करें तो मेज है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, इनमें आपका मॉडरेट रहता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, राइट। और लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात करें तो जैसे कि कुकुरबिट्स हैं, ये याद कर लेना सारा, है ना, जो जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि कुकुरबिट्स हैं। लो की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपके कुकुरबिट्स हैं, ठीक है। सनफ्लावर भी आता है इसमें, इसमें सनफ्लावर भी आता है, ठीक है। आप इन एग्जाम्पल को लिखिए, फिर अभी हम बस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए तब तक को ओके, फटाफट से इन एग्जाम्पल्स को लिखिए, फिर अभी हम कंटिन्यू करते हैं 1 मिनट के अंदर। तब तक मैं भी पानी पी लेती हूँ, आप भी पानी पी लीजिए, चलिए। और फिर अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का जो मेन पार्ट था ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम स्लाइड से फटाफट से कवर करेंगे, है ना। ट्राई करेंगे कि जल्दी से हम कवर कर पाए जो भी हमारा स्लाइड में दिया गया है, ठीक है। फटाफट से लिखो, 1 मिनट दो मुझे, और फिर हम इस टॉपिक को अपने को कंटिन्यू करते हैं। ओके, लिख लीजिए सब फटाफट से एग्जाम्पल्स। वैसे यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक सबको क्लियर है, बताओ भाई। यहां तक समझ आ गया? आशीष आपका डाउट क्लियर? हाँ जी, ठीक है, ओके। चलिए फटाफट से यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इसी टॉपिक को, और फटाफट से देखते हैं कि स्लाइड्स में क्या क्या मेन पॉइंट्स इसके बारे में दिए गए हैं, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। ओके देन, चलिए नाउ अब हमारे पास है इनब्रीडिंग क्या होता है, फटाफट से देख लेते हैं स्लाइड्स में क्या दिया गया है। तो मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय डिसेंट और एंसेस्ट्री हैविंग अ कॉमन पेरेंट और पेरेंट्स इज कॉल्ड इनब्रीडिंग और जेनेटिक असॉर्टिव मेटिंग, ठीक है। इनब्रीडिंग क्या होता है, जब भी हम जो आपके क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनकी मेटिंग की बात करते हैं। 2 टाइप की आपको यहाँ पे मेटिंग देखने को मिलती है। एक होती है सिबलिंग मेटिंग, जिसको बोलते हैं सिब मेटिंग, एक होती है हाफ सिब मेटिंग। अब जहां पे दोनों पेरेंट्स आपके कॉमन होते हैं तो उसको हम ब्रदर सिस्टर मेटिंग भी बोल देते हैं, कि जहां पे आपके सिबलिंग्स की मीटिंग होती है। जैसे कि आफ्टर सेल्फिंग जो क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग है वो आपकी कौन सी है, जैसे कि आपके यहाँ पे सिब मेटिंग है। दूसरा हमारे पास में हाफ सिब मेटिंग, जहां पे भी आपका एक पेरेंट कॉमन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हाफ सिब मेटिंग बोल देते हैं। जैसे कि आपके मीटिंग बिटवीन ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाफ सिब मेटिंग बोल देते हैं। Then inbreeding depression, Darwin 1876 in his book Cross and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom concluded that progeny derived from self-fertilization are relatively weaker. अब डार्विन ने क्या बोला अपनी बुक में कि जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोजनी की बात करते हैं वो प्रोजनी हमें वीक देखने को मिल रही है। The inferiority of hybrids in comparison to their parents as a result of inbreeding is called inbreeding depression. This is very important. अगर हम superiority of hybrids की बात करें तो हम hybrid vigor बोलेंगे, लेकिन अगर हम inferiority of hybrid की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, inbreeding depression। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अगर superiority of hybrids की बात करेंगे तो हम बोलेंगे जी हाइब्रिड विगर, तो हम बोलेंगे जी हाइब्रिड विगर, या इसी को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस बोल देंगे। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करेंगे इन्फीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड की, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नाउ
क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज एंड दोज रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली आर हाईली हेट्रोजाइगस। क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज जो आपके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं हाईली क्या होती है, हेट्रोजाइगस। ड्यू टू इनब्रीडिंग दीज स्पीशीज जनरली एग्जिबिट सीवियर रिडक्शन इन फर्टिलिटी एंड विगर, दिस इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फिंग कर रहे हैं, इनब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इनमें हमें सीवियर रिडक्शन फर्टिलिटी में देखने को मिलता है और विगर भी इनका कम हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल देते हैं। And it has been recognized from a long time. Many societies have prohibited marriages between closely related persons due to harmful effect of inbreeding on the progeny. ठीक है, बहुत सारी सोसाइटीज ने क्या किया है इसी को लेके कि अब इंडिविजुअल जो ह्यूमन भी हैं वो भी क्यों नहीं करते हैं सेम अपने क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स में मैरिज, क्यों, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स में भी क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। ठीक है, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हो F1 - F2 डिवाइडेड बाय F1 × 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन है आपका फर्स्ट का कितना था, सेकंड का कितना, डिवाइडेड बाय फर्स्ट × 100। नाउ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज अचीव्ड बाय सेल्फिंग। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग देखने को मिलता है। सेल्फिंग रिड्यूसेस हेट्रोजाइगोसिटी, ये हमें पता है कि सेल्फिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाती है बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ और 50% जनरेशन। ठीक है, कि जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो इसको 50% को क्या करता है, हर एक सेल्फिंग कम कर देता है। द डिग्री ऑफ होमोजाइगोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग। जितनी ज्यादा इनब्रीडिंग करोगे उतनी ज्यादा होमोजाइगोसिटी हमें देखने को मिलेगी। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन मेज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डार्विन। सबसे पहले ये जो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन के जो रिजल्ट्स थे, फर्टिलाइजेशन के जो रिजल्ट्स थे, वो डार्विन ने बताए थे मेज के ऊपर। ठीक है, मेज, ठीक है, मेज के ऊपर बताए थे। देन इन प्लांट्स हेट्रोसिस कैन बी फिक्स थ्रू एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पॉलीप्लॉइडी एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये जो आपके हेट्रोसिस है इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अदर कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एपोमिक्सिस है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कि अगर हमारे पास में एक कैरेक्टर है, अगर आपको वही कैरेक्टर आगे लेके जाने हैं तो आप क्या करोगे, उसी में फर्दर क्या करोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह करवा के उसको कैरेक्टर को आगे पास ऑन कर सकते हो। The effect of inbreeding depression in maize was first reported by East and Churl in 1909। और जो inbreeding depression का इफेक्ट है वो सबसे पहले ईस्ट एंड चर्ल ने बताया था 1908 एंड 1909 में। ठीक है, अब इनब्रेड लाइन क्या होती है, ड्यू टू इनब्रीडिंग ईच लाइन बिकम्स होमोजाइगस। After 7 to 8 generations of selfing, the line becomes more than 99% homozygous. These are called inbred lines and maintained by the selfing। ये हमने अभी बात की ना, इनब्रेड लाइन्स क्या होती है कि जब क्लोजली रिलेटेड, अरे नहीं, सेल्फ पॉलिनेटेड में इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है उसमें जो रिसेसिव एलील्स होते हैं ना, सिलेक्शंस होती रहती हैं आगे, तो रिसेसिव एलील्स आपके एलिमिनेट होते रहते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका हेट्रोजाइगस है उसमें क्या है कि आपके जो आप बार बार सेल्फिंग कर रहे हो तो होमोजाइगस एलील इकट्ठे हो रहे हैं, तो रिसेसिव एलील भी इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो विगर है वो कम हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, तो इनब्रेड लाइन क्या होता है कि जब भी आप इनब्रीडिंग करते हो तो 7 से 8 साल के ऑफ सेल्फिंग के बाद में आपको जो लाइन है वो मोर देन 99% होमोजाइगस देखने को मिलती है। इसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इनब्रेड लाइन्स बोल देते हैं। और इन इनब्रेड लाइन्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं, बाय सेल्फिंग मेंटेन करते हैं। In other words, homozygous line is obtained by self-pollination in a cross-pollinated species is called inbred line। देखो पढ़ो कि क्या लिखा है कि जब भी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में आप सेल्फ पॉलिनेशन करोगे फिर आपको जो लाइन मिलेगी दैट लाइन इज नोन एज इनब्रेड लाइन। इनब्रेड लाइन क्या है कि जब क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में क्या कर रहे हो, सेल्फिंग कर रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हो, तो आपको इनब्रेड लाइन देखने को मिल रही है, राइट। Sister inbreds having 50% or more genetic commonality are called sister inbreds। अब कोई पूछेगा कि sister inbreds क्या होता है, जिन लाइंस में सेम सिमिलैरिटी होती है मोर देन 50%, उनको हम क्या बोल देते हैं, sister inbreds बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए सामने और मुझे बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, बताइए। चलो देखो जल्दी, देखो सामने क्या लिखा है, फिर बताओ मुझे। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं आशीष, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। क्रॉस पॉलिनेटेड हेट्रोजाइगस होता है,
मान लो क्रॉस पॉलिनेटेड में क्या है, एक जीन ऐसा है जिससे बहुत ज्यादा यील्ड हो रही है, एक जीन ऐसा है जिससे कम यील्ड हो रही है। अब क्या होता है, जो आपका जिससे ज्यादा यील्ड हो रही है वो कम यील्ड वाले को मास्क करता रहता है, खुद को एक्सप्रेस करता है, ज्यादा यील्ड दिखाता है, जो कम यील्ड कर रहा है उसको मास्क कर रहा है, मास्किंग इफेक्ट दिखा रहा है। अब क्या होगा, जब आप कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग करते जाओगे तो आपको होमोजाइगस जो स्टेट है वो देखने को मिलेगी। वहां मास्किंग इफेक्ट कहाँ रहेगा, रिसेसिव जीन्स खुद को एक्सप्रेस करेंगे, तो जहां पे आपकी कम यील्ड नहीं आनी चाहिए थी वहां पे कम यील्ड आ रही है। तो यही तो हुआ कि रिडक्शन इन विगर एंड फर्टिलिटी हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल दिया। समझ में आया आशीष आपको ये पॉइंट? क्लियर है? तो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इस पॉइंट को, फिर आगे बताती हूँ। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो होती हैं उसमें सेल्फिंग होती है तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड में एकदम से अगर हेट्रोजाइगोसिटी चली जाएगी तो हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। राइट, चलिए अब फटाफट से आगे चलते हैं, मुझे बहुत कुछ आपको कवर करवाना था। अब देख लो यहाँ पे मैंने आपको एक क्या दिया है, टेबल दिया है, इस टेबल को जरूर देखना। अब ध्यान से सुनते रहना, मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है आपका। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, पढ़ के आपको आराम से समझ आ जाएगा। डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो जैसे कि सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में होता है, मॉडरेट किस में होता है, लो किस में होता है, और लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में होता है। अब ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया आई होप, है ना? नाउ अगला हमारा है कि इनब्रीडिंग के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखो अब जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज हैं उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन उनमें जो है हेट्रोसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो हेट्रोसिस है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज। हाइब्रिड वेराइटीज को सेल्फ पॉलिनेशन में यूज करने का एक मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि हाइब्रिड सीड्स हमें कम देखने को मिलते हैं, लोअर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज आर कमर्शियली वायबल इन टोमेटो बिकॉज इन टोमेटो अ सिंगल फ्रूट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। देखो क्या होता है ना, जहां पे एक फ्रूट आपको सीड्स बहुत ज्यादा दे रहा है वहां पे हाइब्रिड वेराइटीज को जो लगाने का आपको फायदा है वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग क्या है, एक तो हमें हार्मफुल जो जीन्स हैं वो अकुमुलेट हो जाते हैं, रिडक्शन आपको विगर में क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में देखने को मिलती है। जहां पे क्रॉस पॉलिनेटेड बोलते हैं हमें हेट्रोजाइगस रखो ताकि हम अडेप्ट ज्यादा कर पाए, वहां पे वो हेट्रोजाइगस नहीं रहते, वो होमोजाइगस हो जाते हैं सेल्फिंग के बाद। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज के बारे में, आपका आंसर आपको यहाँ पे सारा मिल रहा है शीश, देख लो। ये हाईली हेट्रोजाइगस इन नेचर होती हैं ड्यू टू फ्री इंटरमेटिंग अमंग देयर पेरेंट्स, क्योंकि फ्री इंटरमेटिंग है, कोई किसको नहीं रोक रहा। दीज क्रॉप्स आर ऑफन नोन एज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशंस, कहीं भी मेटिंग हो रही है इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ईच इंडिविजुअल विद इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग विद एनी ऑफ द अदर इंडिविजुअल। सेग्रीगेशन वाला लॉ पढ़ा था जहां पे हर एक इंडिविजुअल किसी के साथ में भी क्या कर जाता था, मीटिंग कर जाता था। इसी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते थे, मेंडेलियन पॉपुलेशन बोलते थे या पैन मिक्टिक पॉपुलेशन बोलते थे। Hardy-Weinberg law is a fundamental principle of population genetics, serving as a foundation for the study of Mendelian population. This principle was independently formulated by Hardy in 1908 and Weinberg in 1909. अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के पास हमारे पास में है हार्डी-वेनबर्ग लॉ, जो बोलता है कि एक जीनोटाइप और दूसरे का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, 1 के इक्वल होता है। ये मैं आपको बताऊंगी अभी आने वाली क्लास में, कल वाली क्लास में हार्डी-वेनबर्ग लॉ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इससे रिलेट करके बताया है, अभी हम बताएंगे, आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विगर की अगर हम बात करें तो हेट्रोसिस है, हाइब्रिड विगर है, ये दोनों एक ही बात होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड विगर डिस्क्राइब्स ओनली द सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर द पेरेंट, वेयरएज हेट्रोसिस डिस्क्राइब्स अदर सिचुएशन एज वेल। जनरली जब हम हाइब्रिड विगर बोलते हैं, हेट्रोसिस बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अगर आप बहुत टेक्निकल वर्ड्स में जाओगे तो हाइब्रिड विगर का मतलब होता है कि सुपीरियरिटी देखने को मिलती है, और हेट्रोसिस का मतलब जैसे कि हमने मिड पेरेंटल हेट्रोसिस पढ़ी, हेट्रोबेल्टियोसिस वगैरह भी पढ़ा, तो यहाँ पे हेट्रोसिस में हम बाकी सिचुएशंस की भी साथ में बात करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज स्यूडो हेट्रोसिस, या फिर हम इसको बोल देते हैं लग्जूरियंस। ठीक है, तो स्यूडो हेट्रोसिस की अगर हम बात करते हैं या फिर हम लग्जूरियंस की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी हमें इंक्रीज्ड ग्रोथ, साइज एंड विगर देखने को मिलता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स का, तो हम उसको लग्जूरियंस बोल देते हैं कि जो भी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स हैं उसमें हमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, साइज देखने को मिल रहा है, विगर देखने को मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, लग्जूरियंस बोल देते हैं। अब मेन इसका क्या फर्क होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द हाइब्रिड। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो हाइब्रिड, यहाँ पे स्यूडो लिखा है, स्यूडो से समझ लो कि नकली है सब कुछ,
नकली इन द सेंस कि जो आपका हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड में आपको इंक्रीज्ड फर्टिलिटी दिख रही है, लेकिन जो आपके स्यूडो वाले होते हैं वो जनरली स्टेराइल होते हैं या फर्टाइल प्रॉपर नहीं होते हैं। तो क्या बोलते हैं ये, हेट्रोसिस इन्वॉल्व्ड इंक्रीज्ड फर्टिलिटी, जबकि लग्जूरियंस रेफर्स टू एक्सेप्शनल ग्रोथ एंड विगर सीन इन द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स। ठीक है, ओके। हाइब्रिड हेट्रोसिस में फर्टिलिटी बढ़ जाती है, हाइब्रिड में फर्टिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हमें पुअरली फर्टाइल या स्टेराइल इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। मेन डिफरेंस ये आता है लग्जूरियंस और जो आपका हाइब्रिड विगर है। ट्रू हाइब्रिड और स्यूडो हेट्रोसिस में क्या फर्क है, हेट्रोसिस में एक्चुअल में फर्टाइल हाइब्रिड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि स्यूडो लग्जूरियंस में आपको जो हाइब्रिड्स देखने को मिल रहे हैं वो स्टेराइल है या पुअरली फर्टाइल हाइब्रिड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी। अगला है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। अब हाइब्रिड ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है, किसी चीज का टूट जाना। टूट जाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको F1 में वीक प्रोजेनी मिलेगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन बोल देते हैं। स्टेराइल प्रोजेनी मिलेगी, वीक प्रोजेनी मिलेगी F1 में, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। F1 के बाद में जो भी जनरेशन है उनमें अगर आपको वीक प्रोजेनी मिलती है, स्टेराइल प्रोजेनी मिलती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन बोल देते हैं। ठीक है, इनब्रीडिंग अभी मैंने आपको समझाया क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले पूरा टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर लिया ये। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, नाउ अब इनब्रीडिंग लाइन कैसे बनती है, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, कि इनब्रीडिंग लाइन कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस है डेवलपमेंट के, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है कि इनब्रीडिंग लाइंस का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, एक तो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ पॉलिनेशन करते हैं। किस में करेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डिजायर्ड प्लांट्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और डिजायर्ड पहले हमने क्या किया, सेल्फिंग कर ली सिर्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स हैं। सेल्फिंग करने के बाद में जो भी डिजायर्ड प्लांट्स हैं उनको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। और जनरली 6 से 7 जनरेशन के बाद में हमें जो होमोजाइगोसिटी है, मोर देन 99% जो होमोजाइगोसिटी है 6-7 जनरेशन के बाद में हमें देखने को मिलती है। मेंटेन कैसे करेंगे, सेल्फिंग से ही हम इसको आगे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, और इससे हमें लेकिन जो डेफिशिएंसीज हैं, अलग अलग डेफिशिएंसीज जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है इनब्रीडिंग, कि जो भी हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, जो हमें ट्रेट चाहिए उसको ये होमोजाइगस स्टेट में ले आता है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट में ले आता है, होमोजाइगस स्टेट में ले आता है, ताकि जो हमें ट्रेट्स चाहिए वो जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल रह सकें। तो एक पर्पस क्या है इसका, इनब्रेड लाइंस को बनाने का, कि जो हमारे काम के ट्रेट्स है ना वो स्टेबल हो जाए, वो जनरेशन टू जनरेशन फिक्स हो जाए। एक पर्पस उसका ये होता है। ठीक है, तो पहला क्या है कि डेवलपमेंट करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, उसकी इवेल्युएशन करते हैं। अब जो इवेल्युएशन हम इसकी करते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था स्प्रॉग एंड टेटम ने, और उन्होंने कहा था कि हम इसकी इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं। एक होती है हमारी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, एक होती है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, और एक हमारे पास में होती है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, एक हमारे पास में होती है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो जो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है उसमें बेसिकली हम एवरेज परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, यहां पे जब भी आप जनरल इसकी बात करोगे, कंबाइनिंग एबिलिटी की बात करोगे, तो यहां पे हम देखेंगे जी एवरेज परफॉर्मेंस। ठीक है, और जब भी आप स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी की बात करते हो तो वहां पे हम क्रॉसेस की परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, तो जनरल वाले में हम क्या करते हैं, एवरेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और इसमें हम किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक, यहाँ पे हम स्पेसिफिक क्रॉसेस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जनरल वाला है इसमें हम बात करते हैं एडिटिव जीन्स की। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे एडिटिव जीन्स की, और यहाँ पे हम बात करते हैं डोमिनेंट जीन्स वगैरह की। ठीक है, या मास्किंग वगैरह जो जीन्स की होती है उनकी भी बात करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, देखो कि द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इनब्रेड लाइन इन अ सीरीज ऑफ क्रॉसेस विद other inbred lines is known as general combining ability. It is related to the breeding value of the parents. ठीक है, कि जनरल जो एवरेज परफॉर्मेंस है इनब्रेड लाइंस की उसको हम क्या बोल देते हैं, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बोल देते हैं। जब भी हम स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो एक्सेसिव परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रॉस over and above the expected performance based on the GCA of parents is known as specific combining ability। यानी कि जो क्रॉस की एबिलिटी है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक क्रॉस की एबिलिटी। जब भी हम बात करें कि हमारे पास में जो क्रॉस ओवर्स हैं उनकी जो एक्सेसिव परफॉर्मेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक कंबाइनिंग
एबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जो जीसीए है वो क्या मेजर करता है, एवरेज परफॉर्मेंस को, और जबकि जो एससीए है वो फोकस करता है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पे। ठीक है, एक एवरेज पे फोकस करता है, एक एक्सेप्शनल पे, बेस्ट पे फोकस करता है, राइट। जो आपका जीसीए है वो एडिटिव जीन्स के इफेक्ट की वजह से होता है, और जो आपका एससीए है वो आपका डोमिनेंस के जीन्स की वजह से, एपिस्टेटिक इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, डोमिनेंस जीन्स के इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, हाँ, एपिस्टेटिक इफेक्ट की वजह से होता है, राइट। ये हमें क्लियर हो गया। नाउ अगला हमारे पास में कि इवेलुएट हम इसको कैसे करते हैं, तो एक तो हम इसका फिनोटाइपिक इवेलुएशन कर सकते हैं कि हमें देखने में कैसी लग रही हैं वैसे, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप क्रॉसेस कर सकते हैं। टॉप क्रॉस की हमने अभी बात की थी कि जो भी इनब्रेड लाइन है उसके साथ में ओपन जो पॉलिनेटेड वैरायटी है उसका हम क्रॉस करवा देते हैं, दैट इज नोन एज द टॉप क्रॉस। तो जब भी इनब्रेड को आप क्रॉस करवाते हो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप क्रॉस बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, इनब्रेड क्रॉस बोल देते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले डेविस ने दिया था, और टॉप क्रॉस जो है वो क्या बताता है, जीसीए जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बताता है, ये याद रखना। टॉप क्रॉस किसके लिए यूज किया जाता है, टॉप क्रॉस बताता है कि हाइब्रिड की जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी क्या है। ठीक है, अगला, व्हेन द टॉप क्रॉस इज मेड टू असेस द कंबाइनिंग एबिलिटी इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, जब भी हम इसकी कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करेंगे तो उसको हम टेस्ट क्रॉस बोल देंगे। अ टेस्ट क्रॉस मे बी मेड बिटवीन द इनब्रेड हाइब्रिड, सिंथेटिक और ओपीवी, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। द कॉमन पेरेंट यूज्ड इन टेस्ट क्रॉस इज नोन एज टेस्टर। जो भी पेरेंट हम टेस्ट क्रॉस में यूज करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, टेस्टर बोल देंगे, क्योंकि ये एवरेज बता रहा है बेसिकली, है ना, कंबाइनिंग एबिलिटी बता रहा है जो आपका टॉप क्रॉस है। नाउ अब हम बात करते हैं डबल टॉप क्रॉस की। डबल टॉप क्रॉस में क्या है कि जैसे कि हमारे पास ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है ना, उसके साथ में हम F1 हाइब्रिड का जब क्रॉस करवा देते हैं तो हम इसको बोल देते हैं डबल टॉप क्रॉस। जैसे कि गंगा सफेद 2 है एंड हाई स्टार्च है, ये आपकी पहली व्हाइट सीडेड हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज थी जो कि 1963 में इंडिया में डेवलप हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। और ये जो आपकी डबल क्रॉस हाइब्रिड्स हैं ये मेज के हाइब्रिड्स हैं। ठीक है, आपको ये कॉमन एग्जांपल्स पता होने चाहिए जो एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं। ठीक है, पॉलीक्रॉस, यहाँ पे भी आपके रैंडम जो आपकी प्रोजेनी देखने को मिलती है सिलेक्टेड लाइंस की, उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीक्रॉस बोल देते हैं। ठीक है, मैनी क्रॉसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछता है, एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि एएफओ में आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ क्रॉसेस कितने बनेंगे इस हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज दे दिए। इन फॉर्मूलाज को आप एक बार देख सकते हो कि क्या क्या फॉर्मूलाज है ना, एक बार इनको देख लेना। नाउ अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन क्रॉस, ब्रीडिंग वैल्यू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हेटेरोसिस के बारे में। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्रॉस क्या होता है, जब भी दो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज का क्रॉस करेंगे, जब भी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज का क्रॉस करते हैं दैट इज नोन एज पॉपुलेशन क्रॉस। दूसरा हमारे पास में है ब्रीडिंग वैल्यू, जो भी एडिटिव इफेक्ट हैं जीन्स के उनका जो सम है। ठीक है, अगला क्या है कि जो भी हमारे पास में एडिटिव इफेक्ट्स हैं जीन्स के उनका जो सम है उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रीडिंग वैल्यू बोल देते हैं। और ये जो ब्रीडिंग वैल्यू है ये क्या बताता है कि इन जीन्स का क्या वैल्यू है प्रोजनी में, है ना, जीन्स का क्या वैल्यू है प्रोजनी में, दैट इज नोन एज ब्रीडिंग वैल्यू। अगला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हेटेरोसिस। हेटेरोसिस को आपको पता है हाइब्रिड्स बनाने के लिए, सिंथेटिक वैरायटीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। मेज में हमने इसके हाइब्रिड्स बनाए हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हम हाइब्रिड्स बनाते हैं। तो ये जो आपके हाइब्रिड मेज है सबसे पहले पॉपुलराइज हुआ था हेटेरोसिस की वजह से यूएसए में। तो हेटेरोसिस को आज की डेट में बहुत सारे हाइब्रिड्स को बनाने के लिए अल्टीमेटली यूज भी किया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं F1 generation from a cross between two or more genetically dissimilar pure lines, open pollinated varieties or clones is known as हाइब्रिड वैरायटी। ये हमें पता है कि हाइब्रिड वैरायटी क्या होती है कि जब भी हम बात करते हैं क्रॉसिंग हो रही है दो या दो से ज्यादा आपकी डिसिमिलर प्योर लाइन से, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज हैं या क्लोन्स हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग करके जो बन रहा है उसको हम F1 जनरेशन बोल देते हैं हाइब्रिड का। सो द मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल हाइब्रिड्स आर F1 जनरेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ टू और मोर प्योर लाइन्स और इनब्रेड लाइन्स एक्सेट्रा, कि जो भी आपको क्रॉस देखने को मिल रहा है दो या दो से ज्यादा लाइंस का हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, अल्टीमेटली हमें यहाँ पे हाइब्रिड देखने को मिल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बार बार पढ़ लिया है, अब भूलना मत कि कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया गया था इसको सबसे पहले मेज में। ठीक है, और यहां से एक एग्जाम में, इसको मैं हटा देती हूँ, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसमें नहीं लेकिन एक एंट्रेंस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया था। ठीक है,
क्योंकि ये जो, ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी सबसे पहले मेज में दी गई थी, ठीक है, राइट, क्योंकि जो इसके ओपन पॉलिनेटेड की वैरायटीज होती हैं, ना आप उसको मास सिलेक्शन से कर सकते हो इंप्रूव, ना तो आप उसको प्रोजेनी सिलेक्शन से इंप्रूव कर सकते हो, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे हाइब्रिड वैरायटीज को यूज किया, ठीक है। इन 1878 Beal proposed that heterosis could be exploited by cultivating hybrids in maize. Later Shull in 1908 suggested that inbreds could be developed from the open pollinated varieties through continuous self fertilization, and these inbreds could then be combined to produce single cross hybrids. In 1918, Jones introduced the double cross hybrid scheme. The first cross hybrid maize in USA was Burr-Liming-Dent, 1922. ठीक है, क्या बोल रहा है, हिस्ट्री बता रहा है कि हेटेरोसिस की हिस्ट्री कैसे रही है, कि सबसे पहले आपके मेज के लिए हमने कमर्शियल हाइब्रिड्स को डेवलप किया, उसके बाद में बील ने 1878 में सजेस्ट किया कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को और हाइब्रिड्स को बना सकते हैं मेज में। अच्छा, फिर शल ने सजेस्ट किया कि हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से भी बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना सकते हैं, और उसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं, जोन्स ने बोला कि हम डबल हाइब्रिड क्रॉस भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में यूएसए में जो आपका डबल क्रॉस हाइब्रिड है मेज का, वो डेवलप हुआ, ठीक है। हाइब्रिड राइस जो है वो आपके चाइना में भी पॉपुलर है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस जो थी वो चाइना में रिलीज हुई थी 1976 में। ये सारे फैक्ट्स हैं, मैं फटाफट कवर करवा रही हूँ, जाके आप एक बार पढ़ लेना, मैं यहाँ पे आपको फैक्ट सारे बता रही हूँ, डायरेक्ट फैक्ट्स है। तो फर्स्ट जो आपका हाइब्रिड राइस है वो चाइना में डेवलप हुआ था। इंडिया में जो मेज का हाइब्रिड है वो 1961 में AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज, ठीक है, तो 1961 में मेज के ऊपर AICRP स्टार्ट हुआ था, उसका एक हाइब्रिड बना था, और इस पे क्वेश्चन आता है कि AICRP जो है 1961 में कौन सी ईयर में मेज पे स्टार्ट हुआ था, ये मेज में बनाया था हाइब्रिड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहले मेज का जो रिलीज हुआ था हाइब्रिड वो 1961 में AICRP के थ्रू हुआ था। देन विच स्टार्टेड इन 1957, जो 1957 में स्टार्ट हुआ था विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द USA। देन 4 हाइब्रिड्स जो 1961 में रिलीज हुए थे, आपने बहुत कॉमन सुने होंगे, गंगा 1, गंगा 101, रंगित एंड डेक्कन, आपने सुना होगा, है ना। दे ऑल वर डबल क्रॉसेस, सारे के सारे डबल क्रॉस थे। द फर्स्ट सिंगल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ मेज पारस वाज डेवलप्ड एंड रिलीज्ड इन 1996 फ्रॉम PAU लुधियाना, ठीक है। जो आपका सिंगल क्रॉस था पारस, वो PAU लुधियाना से 1996 में क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, ठीक है। हाइब्रिड मेज इंडिया में पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा आपको क्या चाहिए, इंटेंसिव मैनेजमेंट चाहिए, और हाइब्रिड्स के लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और हर साल आपको क्या करना पड़ता है, सीड को रिप्लेस करना पड़ता है, फ्रेश सीड को खरीदना पड़ता है। अगला हमारा है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, और किस मेथड से किस क्रॉप में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होती है। आज मैंने क्या किया है, आपके लिए मैंने एक प्रॉपर टेबल लाया है, जहां पे मैंने जितने भी आपके पास में जितनी भी आपकी क्रॉप्स थी, क्या क्या हाइब्रिड्स हैं, वो सारा एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, सो दैट आपको इधर उधर से चीजों को ढूंढना ना पड़े। तो अब हम कुछ टेबल्स को देख लेते हैं, एक बार मैं भी देख लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे टेबल आगे से, ठीक है। अभी तो बहुत फैक्ट्स हैं, चलो कोई बात नहीं, कवर कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको कुछ टेबल्स लाए हैं, जैसे कि अलग अलग क्रॉप्स में क्या क्या मेथड ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है। देन राइस की अगर हम बात करते हैं तो राइस से रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या है कि 1976 में वर्ल्ड का जो फर्स्ट हाइब्रिड राइस की वैरायटी की बात करें तो वो आपकी बनी थी 1976 में। किसने डेवलप की थी ये देख लेना, ठीक है। अब फादर ऑफ हाइब्रिड राइस की भी बात करें, युआन लॉन्गपिंग जो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ठीक है। पहली जो राइस की वैरायटी है उसको उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। और जो नान यू नंबर 2 है फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन इन चाइना, इसको कैसे उन्होंने बनाया था, EGMS से, एनवायरमेंट सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से बनाया था। इंडिया जो है वो चाइना के बाद में इंडिया ने भी हाइब्रिड बनाया राइस में। सबसे पहले हाइब्रिड जो था वो चाइना ने बनाया था, चाइना के बाद में जो हाइब्रिड था वो इंडिया ने बनाया था। तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया इज MGR1, ठीक है। इंडिया में कोई पूछेगा तो MGR1 है, ठीक है। पहले इनका नाम जो था वो CORH1 था, ठीक है। पहले क्या था इसका नाम, CORH1 था। किसने बनाया था, TNU कोयम्बटूर ने 1994 में। किसने बनाया था, TNU कोयम्बटूर ने 1994 में। इसके बाद में आपके इसी साल में अलग अलग हाइब्रिड्स बने, ठीक है। और ये जो आपके हाइब्रिड्स है इनकी जो यील्ड है वो 15 से 20% ज्यादा होती है देन द प्योर लाइन्स, ठीक है।
नाउ ये जो हाइब्रिड्स हैं इनको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कि 3 लाइन में जो आपका मेल सिस्टम है उससे बनाया जा सकता है, या फिर मेंटेनेंस करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कैसे लाइंस को मेंटेन करते हैं, 2 लाइन सिस्टम है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड्स को डेवलप कर सकते हैं, ये वो दिया गया है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इमेस्कुलेशंस की। तो इमेस्कुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इथेनॉल है, जिब्रेलिक एसिड है, राइस में हमने पढ़ा था, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेस्कुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सोर्गम की अगर हम बात करते हैं तो सोर्गम में जो आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है वो 3 लाइन सिस्टम के थ्रू होता है। इसको एक बार पढ़ लो, मैं आपको बता दूंगी, हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो 3 लाइन सिस्टम जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसके थ्रू यहाँ पे होता है। दूसरी मेन चीज कि निकिंग किसमें की जाती है, आपने एग्रोनॉमी में भी पढ़ा होगा, निकिंग की जाती है सोर्गम में। क्यों? ताकि जो फ्लावर्स है उनमें सिंक्रोनाइजेशन हो सके, एक टाइम पे फ्लावरिंग हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, निकिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं सोर्गम में। पर्ल मिलेट की बात करते हैं। पर्ल मिलेट जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसके थ्रू डेवलप हुआ है, और ये जो इसका मेन सोर्स की अगर हम बात करें तो टिफ्ट 23A है। ठीक है, जो सोर्स है वो क्या है, टिफ्ट 23A है। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि सोर्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि टिफ्ट 23A है, ये सोर्स है। और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, यूएसए से। अगला हमारे पास में है कि HB1 है, HB2 है, HB5 है, ये आपके टिफ्ट 23A से बने हैं। लेकिन जो टिफ्ट 23A है उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमने पढ़ा डाउनी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बैक क्रॉसिंग की बाकी के इन जो नाम दिए गए इनके साथ में, ताकि वो जो प्रॉब्लम है ससेप्टिबिलिटी की वो खत्म हो सके। अगला हमारे पास में है जियामीज। जियामीज जो है सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस और 3 वे क्रॉस हाइब्रिड्स जो हैं वो इसमें पॉपुलर हैं। तीनों ही हाइब्रिड, चाहे सिंगल है, चाहे डबल क्रॉस है, चाहे 3 वे हाइब्रिड्स हैं, वो यहाँ पे पॉपुलर है। अगर हम यूएसए की बात करें तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स आपके यूएसए में कॉमन होते हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में डबल क्रॉस हाइब्रिड्स कॉमन है। ठीक है, मेज में इंडिया में बात करें तो डबल क्रॉस हाइब्रिड्स क्या है, मेज में इंडिया में कॉमन है। अगली बात करते हैं सनफ्लावर की। तो सनफ्लावर में जो हाइब्रिड्स हैं उसको हम साइटोजेनेटिक जो आपकी मेल स्टेराइल लाइंस हैं, 3 जो आपका सिस्टम है, लाइन सिस्टम है, उसके थ्रू हम इसको बनाते हैं। हैंड पॉलिनेशन इसमें कर सकते हैं हम सनफ्लावर में, और इसमें जो मेथड होता है वो हेड टू रो और रेमिनेंट सीड मेथड होता है सीड प्रोडक्शन का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर वगैरह में भी सीड कैसे बनता है इसका, हेड टू रो मेथड से, या फिर रेमिनेंट सीड प्रोडक्शन मेथड जो है इसमें फॉलो किया जाता है। और इसी मेथड को जो आपका पुस्तोविट ने दिया था रशिया में, इसी मेथड को पुस्तोवित मॉडल ऑफ सीड प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पुस्तोवित मेथड किसमें फॉलो होता है सनफ्लावर में। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे लेकिन नाम पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सनफ्लावर में होता है। ठीक है, और सनफ्लावर में जो मेल स्टेरिलिटी है उसमें हम जिब्रेलिक एसिड यूज करते हैं फॉर मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी इन सनफ्लावर के लिए जिब्रेलिक एसिड को यूज किया जाता है। वैसे आगे बात करते हैं कैस्टर की। तो कैस्टर के लिए हम करते हैं एनवायरमेंट सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज। ठीक है, ये आप देख लेना कितने टेम्परेचर पे होती है, क्या होता है, हमने सब पढ़ के रखा है। नाउ कॉटन की बात करें तो कॉटन में हम क्या करते हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं, इमेस्कुलेशन करते हैं मैनुअली, और हम साथ में क्या करते हैं, हैंड पॉलिनेशन करते हैं। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रिलीज द फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड इन कॉटन, बोथ इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ कॉटन। दोनों, चाहे इंटरस्पेसिफिक की बात कर लो चाहे इंट्रास्पेसिफिक की बात कर लो, दोनों हाइब्रिड जो है इंडिया ने ही डेवलप किए हैं। कौन से वो हाइब्रिड है, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है, कौन सा हाइब्रिड है देख के आना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है कि जो फर्स्ट आपका इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिड है जो कि जी हर्सुटम और जी हर्सुटम के बीच में है, H4 के बीच में है। ठीक है, शंकर जो आपका था H4 था जो कि शंकर 4 था, सीटी पटेल ने इसको डेवलप किया था, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, जो कि G67 और अमेरिकन नेक्ट्रिलेस का क्रॉस है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, याद करो, बताया था ना। दूसरा है हमारे पास इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक वाला है वारा लक्ष्मी, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि जी हर्सुटम और जी बारबाडेंस, इसके बीच का जो क्रॉस है वो कौन सा है, वारा लक्ष्मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बी कतारकी ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ में इसको डेवलप किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा हाइब्रिड किसने बनाया है, किसके क्रॉस से बनाया है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में फॉर श्योर पूछा जाता है। नाउ और फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि सीड प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो हेड टू सीड मेथड यूज होता है कोल क्रॉप्स में, रूट टू सीड मेथड होता है कैरेट में, रेडिश में, और बल्ब टू सीड मेथड यूज होता है अनियन में। ठीक है, डायरेक्ट मेथड्स है, ये आपको पता होने चाहिए। अगली बात करते हैं फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, इसी की मैं बात कर रही थी।
नेक्स्ट क्लास कितने बजे सर? ठीक है, तो इसी की मैं बात कर रही थी। हाँ, ऑल होमवर्क ऑलरेडी सॉल्व्ड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, आप इसको देखो, फिर मैं अभी आगे बात करती हूँ। ठीक है, आके आपको बताती हूँ।
ठीक है, अब आवाज आ रही है आप सबको? देखो मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से आपको आवाज नहीं आ रही थी, अब आपको आवाज आ रही होगी। मैंने आपको कहा कि जितने भी हाइब्रिड्स हैं ना आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सबको एक बार देख लेना। फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है, डेफिनेटली पूछा जाता है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिड, ये सारा टेबल लर्न कर लेना। अब इसके बाद में जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैं आपको ये को भी एक बार देख लेना कौन कौन सी फर्स्ट वेराइटीज हैं। बाकी जितनी भी चीजें सारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी, ठीक है। ये फैक्ट जरूर पढ़ लेना, ओके। अब हमारे पास में टॉपिक बचता है सिंथेटिक वेराइटीज का, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगी, ठीक है। जितनी भी सिंथेटिक वेराइटीज हैं, क्या होती हैं, कैसी होती है, कंपोजिट वेराइटी क्या है, कैसी होती है, क्या हिस्ट्री रही है, ये सारी मैं आपको कल करवा दूंगी। कुछ क्रॉसेज है हमारे पास में पॉलीप्लॉइडी के, और कुछ इंप्रूवमेंट के मेथड्स हैं वो भी मैं आपको कल कवर करवा दूंगी। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो भी कल कवर करवा दूंगी, और अल्टीमेटली आपका जितना भी सिलेबस है वो कल कवर हो जाएगा, ठीक है। समरी में आपको पता ही है हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीडिंग मेथड्स हमने पढ़े, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पढ़े। होमवर्क क्या है, अब आप सबको पता है कि होमवर्क क्या है, कि जो मैंने आपको बोला है वो सारा लर्न करना है, ठीक है, एंड रिवाइज करना है। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। अब हम कल मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। बैच खत्म, ठीक है। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, एक लेक्चर आपका कल होगा अभी, ठीक है, एक क्लास आपकी कल होगी, और उस क्लास में जितना भी आपका ब्लास्ट का पोर्शन बचा है वो सारा हम कल कवर कर लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन बचा है अब तो, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का हमारे पास पोर्शन बचा है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बचा है, कुछ क्रॉसेस बचे हैं, म्यूटेशन के कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं, वो सारा मैं आपको एक जगह पे दे दूंगी। आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा कल क्लास का, ठीक है। कल हमारा पॉजिटिवली सिलेबस खत्म हो जाएगा, और थैंक्स टू यू ऑल, क्योंकि आप लोग क्योंकि यहाँ पे रुके क्लासेस के लिए, तभी हमारे ये पॉसिबिलिटी थी कि हमारा पूरा सिलेबस ऑन टाइम खत्म हुआ, है ना। आपकी पेशेंस के लिए थैंक यू। अब कल एक क्लास और है, उसमें आ जाना और सब कुछ खत्म कर डालेंगे, ठीक है, सब खत्म हो जाएगा। आई होप बाकी आपको लेक्चर क्लियर है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, पीपीटी में हर स्लाइड पे मैंने हर एक चीज दी है, आप हर एक चीज को वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब मेरी एक और क्लास भी है तो मुझे जाना पड़ेगा, डाउट्स में आपके कल ले लूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।